एक मामूली आदमी ही तो है, सिर्फ एक घर जमाई, इससे ज्यादा इसकी हैसियत कुछ नहीं। अवनी को मन ही मन रिया पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल पढ़कर वो पहचान गई थी कि रिया इस सगाई से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। अवनी मन ही मन बोलती है, पता नहीं इस नील जैसा निकम्मा और घिनौना आदमी रिया के पल्ले कैसे पड़ गया। दिन में ये 4 लड़कियां तो अपने साथ घुमाता ही है। पता नहीं बेचारी रिया का क्या हाल होता होगा। काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। अवनी रिया से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गौतम ने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। गौतम की इस अजीब सी हरकत से सभी लोग चौंक गए और तभी सुलेखा ने उसकी चुटकी लेते हुए बोला, राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। घर जमाई तो है ही और ऊपर से इतना बेशर्म भी है। इतने सारे लोगों के बीच भी ये रोमांस करने से बाज नहीं आ रहा। अवनी को भी गौतम की बात अच्छी नहीं लगी और वो खुद को उससे छुड़ाने लगी, लेकिन तभी गौतम ने उसे कस के पकड़ लिया और बोला, अवनी शांति से खड़ी रहो, मुझे यहाँ पर एक खतरे की आहट महसूस हो रही है। गौतम की बात सुनकर अवनी तो फिर भी शांत होकर खड़ी हो गई, लेकिन सुलेखा के कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी और उसने फिर से गौतम को जलील करने के लिए बोला, अरे खतरा तो हमें कुछ ना दिखाई दे रहा है। तुम क्या कोई जादूगर हो जो तुम्हें खतरे दिखाई देने लगे हैं? यूं बड़ों के सामने बेशर्मी करने का लाइसेंस तुम्हें दिया किसने? हाँ? रिया ने सुलेखा को चुप रहने का इशारा किया और बोली, चाची प्लीज, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, जो करना है वो करें, हम कौन होते हैं दखल देने वाले। सुलेखा ने कहा, अरे ऐसे कैसे करेंगे, मैं देखती हूं। इससे पहले कि सुलेखा अपनी बात को पूरा कर पाती, रिया की गाड़ी जो खराब हुई थी वहां खड़ी हुई थी, उसके बोनट पर आकर एक खंजर गड़ गया, जिसको देखकर वहां खड़े हर इंसान की हवा निकल गई। अवनी ने डर के मारे कपकपाते हुए बोला, ओह गॉड गौतम, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। लगता है यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो हम जल्दी चलें। वो सब लोग निकलने ही लगे थे, लेकिन शायद इस वक्त बचना उनकी किस्मत में नहीं था। उनके सामने नकाब पहने 5 लोग आकर खड़े हो गए और तभी वहां पर तूफानी बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन वो सब उन नकाब पोश गुंडों के खौफ के मारे वहीं खड़े रहे। गौतम चिल्लाया, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो हमसे? तभी उन 5 गुंडों ने एक एक करके अपना नकाब उतारना शुरू किया। उनमें से सबसे आगे एक गंजा गुंडा खड़ा था। उसने अपने सर पर उंगलियों से तबला बजाते हुए बोला, रोनी, रोनी नाम है मेरा। ऐसा बोलकर उसने फिर से अपने टकले सर के ऊपर उंगलियों से तबला बजाया। गौतम अब भी उनके सामने डटकर खड़ा हुआ था। वो उनसे डर नहीं रहा था, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि गौतम के आगे जाकर नील खड़ा हो गया और उन गुंडों से बहस करने पर उतारू हो गया। नील ने कहा, क्या चाहते हो तुम सभी गुंडे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब रोनी ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने सर पर फिर से उंगलियों से तबला बजाते हुए कहा, हमारे सामने से हट जा खजूर, हम जानते हैं कि तुम सब कौन हो। बड़ा अग्रवाल और सिंघानिया परिवार का मेल मिलाप हो रहा है। जितने हवा में उड़ रहे थे बस हो गया, तुम्हारे पर कतरने का वक्त आ गया है। नील चिल्लाते हुए बोला, वक्त आ गया है? अबे गंजे, तू कौन होता है हमें हमारा वक्त बताने वाला? जा यहां से, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं। उस गंजे आदमी ने फिर से अपने टकले सर के ऊपर तबला बजाते हुए बोला, क्या कर सकता हूं तू बता? ऐसी धोबी पछाड़ दूंगा कि तेरा बाप सौरभ अग्रवाल भी तेरा हुलिया नहीं पहचान पाएगा। सौरभ का नाम रोनी की जुबान पर आते ही हर कोई चौंक गया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोनी सच बोल रहा है। लेकिन अब उसकी बातों से लगने लगा था कि वो अग्रवाल और सिंघानिया परिवार के बारे में हर एक डिटेल जानकर आया है। लेकिन अब भी सभी लोग उसके मकसद से अनजान थे। जहां सब लोग इस लड़ाई में और गुंडे से निपटने में लगे हुए थे, वहीं गौतम का ध्यान एक ऐसी बात पर गया जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। वहां पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रोनी ही अकेला ऐसा था जो भीग नहीं रहा था। गौतम ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोलने लगा। ओम शक्ति स्ट्रीम। अवनी क्योंकि गौतम के पीछे खड़ी हुई थी, इसलिए उसने गौतम के मुंह से ये लफ्ज सुन लिए और पूछा, क्या हुआ गौतम, ये क्या कर रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो? गौतम ने अवनी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी मन की आंखों से पहचाना कि उस रोनी के आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली कवच था, जिस वजह से वो बारिश में भीग नहीं रहा। इससे गौतम को यह तो पता चल गया था कि रोनी कितना स्किलफुल है, लेकिन अब आगे वो रोनी और बाकी गुंडों से बचने के लिए क्या करने वाला था, ये अभी तक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था।
रोनी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे कमर से पकड़ लिया। नील रोनी की तरफ दौड़कर आया और उसने उसे इतना जोरदार धक्का मारा कि रोनी का मुंह कीचड़ में धंस गया। ये देखकर बाकी गुंडे तिलमिला उठे और उन्होंने नील की कुटाई करनी शुरू कर दी। गौतम नील को बचाने के लिए गया और उसने एक एक करके सभी गुंडों की ऐसी तैसी कर दी जिससे वो लोग इधर उधर गिरकर ढेर हो गए। गाड़ी में बैठा हुआ मोनू ये सारा मंजर कपकपाते हुए देख रहा था और मौका पाते ही उसने एकदम से दरवाजा खोला और वो रोड क्रॉस करके वहां से भागने लगा। लेकिन गौतम की नजर उस पर पड़ गई और उसने तुरंत जाकर मोनू को पकड़ लिया और उसे कॉलर से घसीटते हुए वहां पर लेकर आया और उससे पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम? क्या तुम भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो और तुम्हारा ही प्लान था हमें इस जगह से लाने का? मोनू गौतम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं साहब जी, ऐसा नहीं है। मैं तो इन गुंडों से बहुत डर चुका हूँ। आपने सुना नहीं कि इन्होंने क्या बोला कि ये कौन सी गैंग से हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।